पंजाब का उत्थान एवं महाराजा रणजीत सिंह के इस दूसरे भाग में अब देखेंगे रणजीत सिंह के बारे में और आगे की कहानी। अभी तक पंजाब का प्रारंभिक इतिहास देखा, कैसे दल बना, दल खालसा बना और जत्थों का निर्माण हुआ जो मिसल बना। राखी प्रथा जो किसानों की रक्षा के लिए बना और इन्होंने विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह के भी जन्म और प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार के बारे में देखा। अब प्रारंभ करते हैं रणजीत सिंह और मराठों के बारे में। सबसे पहले महादजी सिंधिया ने रणजीत सिंह के पास सहायता के लिए भेजा एक प्रतिनिधि को, जो अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता मांगता है। रणजीत सिंह सहायता नहीं दे पाते और जब मराठा सेना नायक जसवंत सिंह होलकर 1805 में अंग्रेजों से परास्त होकर के पंजाब पहुंचते हैं, तो फिर रणजीत सिंह का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। दूसरी तरफ अंग्रेज धमकी देते हैं कि अगर सहायता देते हैं तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे में रणजीत सिंह ने उलझना उचित नहीं समझा अंग्रेजों से और सहायता नहीं दिया मराठों को। अब बात करते हैं सतलज के पार के जो राज्य थे उनके बारे में। दल साल खालसा के अंतर्गत जो मिसलें गठित की गई थी, जत्थे गठित किए गए थे, उसमें जो मिसल थी फुल्कियाँ, फुल्कियाँ मिसल ने सतलज के पार अपना प्रभाव बढ़ाया और पटियाला, जींद, नाभा, इन सब पर उनका अधिकार हो गया। फुल्कियाँ का 1806 ईस्वी में नाभा और पटियाला में संघर्ष छिड़ा और नाभा के शासक या राजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी, तो रणजीत सिंह के लिए उचित अवसर था और ये सेना सहित पहुंच जाते हैं और पटियाला के राजा को परास्त कर देते हैं। नाभा और जींद राज्यों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अगले वर्ष रणजीत सिंह पुनः सतलज को पार करते हैं 1807 ईस्वी में। अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़, फिरोजपुर, इन सब पर धावे मारते हैं
और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करते हैं। अब बात करते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेज के बारे में। रणजीत सिंह और अंग्रेजों में जो स्थिति बनती है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे अंग्रेज लिख दिया गया है, अंग्रेज होना चाहिए। अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि पंजाब एक बफर स्टेट के रूप में काम करे रूस के मध्य, क्योंकि उन्हें यह डर बना हुआ था कि उधर से कोई आक्रमण न हो जाए और इसीलिए वे यह चाहते थे कि इस राज्य को स्वतंत्र रहने दिया जाए और कोई भी उधर से आक्रमण होगा तो ये पहले संभालें। 1800 ईस्वी के बाद जमान शाह ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो उस समय देखा गया कि अंग्रेज चाहते थे कि वे जमान शाह को कोई सहायता न दें रणजीत सिंह, लेकिन रणजीत सिंह ने सहायता दी थी, उनकी तोपों को वापस किया था। अंग्रेज रणजीत सिंह के यहाँ यूसुफ अली को भेजते हैं, लेकिन कोई सहायता उन्हें समझ में नहीं आता, वो वापस जाता है, उन्हें वापस बुला लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। इसके पहले चर्चा किया था मैंने, मराठा सरदार को भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता नहीं दिया था और 1806 में अंग्रेजों ने रणजीत के साथ मित्रता की संधि कर ली थी और इससे कहा था कि अंग्रेज पंजाब से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। दोनों के मध्य मित्रता रहेगी। लेकिन जब रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन ले आया या ले आने का प्रयास किया तो अंग्रेज चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब इसे भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अभी अंग्रेजों को यह भी दिखाई दे रहा था कि नेपोलियन आक्रमण कर सकता है मध्य एशिया के रास्ते से, इसलिए रणजीत सिंह से मित्रता जरूरी था। सितंबर 1808 में रणजीत सिंह से बात करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के पास लाहौर भेजा गया और एक अंग्रेजों का प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान में भेजा। वह यानी रणजीत सिंह समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है।
ऐसी स्थिति में फरवरी 1809 में अकटर लोनी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सतलज के पार बढ़ती है और सतलज के पार के सिख सरदारों को सुरक्षा का आश्वासन देती है। अब इससे निश्चित तौर पर कि रणजीत सिंह को डर साबित हुआ, डर बढ़ा। अंग्रेजों से डरकर रणजीत सिंह ने अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि कर ली। यह संधि अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। इसमें जो संधि की शर्तें रखी गई थी वो ये थी कि नंबर 1, दोनों पक्षों ने यानी रणजीत सिंह और अंग्रेज मित्रता बनाए रखने का निश्चय किया। दूसरा, सतलज नदी को रणजीत सिंह की सीमा मान ली गई। सतलज के उत्तर पश्चिम में रणजीत सिंह को बढ़ने की छूट दे दी गई। सतलज के पार के जो और राज्य थे जिस पर धावा बोलते थे रणजीत सिंह, उसे ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया गया और उन सब पर आक्रमण न करने का वचन दिया गया। तीसरी प्रमुख बात थी कि रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक के रूप में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। चौथी बात, सतलज के पार के 45 परगने जो रणजीत सिंह के अधिकार में थे, इसमें आंतरिक शांति और व्यवस्था के लिए रणजीत सिंह आवश्यक सेना रख सकेगा, यह अधिकार मिला। किसी भी पक्ष द्वारा संधि का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अगर किया गया तो यह जो चारों संधियां हैं उपरोक्त, यह भी समाप्त मान ली जाएंगी। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि यह संधि क्यों की गई, क्या यह दबाव में आ गया या यह एक कूटनीतिक चाल थी। यह किस तरह की संधि मानी जाए। कुछ लोग इसे रणजीत सिंह की कूटनीतिक पराजय मानते हैं। कनिंघम ने लिखा कि अब रणजीत सिंह को उत्तर और उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार का अवसर मिल गया, क्योंकि उसकी दक्षिणी सीमा सुरक्षित हो गई। अब यहाँ कुछ भी माने, कहीं न कहीं वह दबाव में था। रणजीत सिंह अंग्रेजों को चुनौती देकर अपना सर्वनाश नहीं करना चाहता था।
इसीलिए उसने टकराने की जगह घुटने टेकने की नीति अपनाई, झुकने की नीति अपनाई। क्योंकि बहुत सारे सतलज के पार के जो सिख शासक थे वे अंग्रेजों की शरण में जा चुके थे, इसलिए उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे और अकेले रणजीत सिंह की क्षमता नहीं थी कि वे लड़ सके। इसलिए रणजीत सिंह को मजबूरी में यह समझौता करना पड़ा। अब हम बात करते हैं आगे कि इनकी और क्या नीतियां रहीं। यह झुको झुको की नीति कहलाती है। यह ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों कि जो अंग्रेजों के सामने इस तरह संधि करनी पड़ी, इसीलिए कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो यह झुको झुको की नीति अंग्रेज रणजीत सिंह की क्या थी? तो यहाँ यह समझ जो झुको है, पहला जो अभी मराठों से संधि नहीं कर सके वह, दूसरा अंग्रेज जो सतलज के पार में अपना कब्जा कर लिए वह, और तीसरा यह अमृतसर की संधि। ये झुको झुको की नीति के ही अंग हैं। और भी आगे हम चर्चा करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। अभी फिलहाल आप लोग इस वीडियो में इतना ही, आगे और बातें देखेंगे। तब तक धन्यवाद। फिर चर्चा करते हैं अगले वीडियो में।